मेरी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग के पीछे की वजहों और उसके नतीजों के बारे में आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। फिलिस्तीन या उसके जैसे किसी भी देश को स्वतंत्र रूप से मौजूद होने का अधिकार है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ये बेहतर देश हमास जैसे किसी कट्टरपंथी इस्लामिक ताकत और विचार से नहीं बन सकता। ऐसे देश की तरक्की के लिए कमाल पाशा जैसा नायक हो तो काया पलट ही हो सकता है। तो आज हम आपको कमाल पाशा से मिलवाते हैं, आमने सामने नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत से आप जरूर रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष शाक्य। इंडस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कमाल पाशा की। तुर्की की आज जो तरक्की और चमकती सूरत दिखाई देती है, उसके शिल्पी कमाल पाशा रहे। ये बात हो सकता है आप भी जानते ही होंगे। 19 मई 1881 में जन्मे कमाल पाशा ने तुर्की को तरक्की की पटरी पर दौड़ाने के लिए लोकतंत्र की राह पकड़ी। इस राह में जो भी विचार बाधक बनकर आया, उसे सख्ती से धकेल कर आगे बढ़ गए। इस्लामिक दकियानूसी गुटों ने कई बार विद्रोह किए, लेकिन वे उनके जीते जी कभी कामयाब नहीं हो पाए। ये वही कमाल पाशा थे जिनके खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चला। उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया था। भारत के क्रांतिकारी दल कमाल पाशा से खासी प्रभावित हुए और राम प्रसाद बिस्मिल ने तो बाकायदा उनके ऊपर लिखा तक। कमाल पाशा की लोकतंत्र के लिए कुछ भी कर जाने की मिसाल ये तक है कि जिस जगह के लिए ईसाई और मुसलमान अपने दावे कर कर उसी तरह झगड़ रहे थे जैसे अयोध्या विवाद, वहां उन्होंने दोनों पक्षों में सहमति न बनने पर म्यूजियम बनवा दिया। बरसों इस जगह को लोग म्यूजियम बतौर ही देखने आते रहे, लेकिन अब ये जगह तुर्की की मौजूदा कट्टरपंथी सरकार ने फिर से मस्जिद में तब्दील करा दी। कमाल देश को प्रजातंत्र घोषित कर प्रथम राष्ट्रपति बने, लेकिन कट्टरपंथी समूह उनका लगातार विरोध कर रहे थे। इस पर कमाल पाशा ने सरकारी अखबारों में इस्लामी दकियानूसी और पोंगा पंथ के खिलाफ प्रचार शुरू करा दिया। जवाब में धार्मिक नेताओं ने उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए और ये कहना शुरू किया कि कमाल ने स्त्रियों को पर्दे से बाहर निकालकर देश में आधुनिक नृत्य का प्रचार किया है, जिसमें पुरुष स्त्रियों से सटकर नाचते हैं। इसका खात्मा होना चाहिए। हर मस्जिद से ये ऐलान किया गया। तब कमाल ने 1924 के मार्च में खिलाफत प्रथा को खत्म करके तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने को विधेयक संसद में रखा। अधिकांश संसद सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन कमाल पाशा की दलीलों के आगे उनकी एक न चली और विधेयक पारित हो गया। खिलाफत प्रथा का अंत होने की खबर से दुनिया के दूसरे देशों में बसे धार्मिक नेता भी सक्रिय हो गए। भारत में तो आंदोलन ही शुरू हो गया था, जिसको समर्थन देकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को मजबूत किया। यानी खुद प्रजातंत्र की मांग करने वाले आंदोलन ने प्रजातंत्र का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में कुछ नौजवान तो तुर्की के लिए रवाना हो गए, जो रूसी इलाके में गिरफ्तार होने के बाद आगे नहीं गए और वहां से आधुनिक युग की इबारत लिखने का ज्ञान लेकर भारत लौटे। उन नौजवानों ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखने की कोशिश की। इस बीच कमाल पाशा पर जोर तो नहीं चला, लेकिन तुर्की के रूढ़िवादी इस्लामिक समूहों और धार्मिक नेताओं के बीच बगावत की आग सुलगती रही। कमाल पाशा के कई पुरानी साथी भी उनके विरोधियों से जा मिले। उन्होंने विदेशी पूंजीपतियों से धन लेकर बगावत की साजिश रची। कमाल ने एक दिन साजिश रचने वाले मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया। कमाल ने देखा कि केवल फांसी पर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, देश को आधुनिक रूप से शिक्षित कर पुराने रीति रिवाजों और पहनावे को भी समाप्त करना पड़ेगा। फिर ये अभियान शुरू हो गया। कमाल ने पहला हमला तुर्की टोपी पर किया। उनके खिलाफ कट्टरपंथियों के विद्रोह हुए, पर कमाल ने सेना भेज दी। इसके बाद इस्लामी कानूनों को हटाकर नई सहनता स्थापित की, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली की सब अच्छी बातें शामिल थीं। बहुविवाह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही पतियों से ये कहा गया कि वे अपनी पत्नियों के साथ ढोरों की तरह व्यवहार न करके बराबरी का बर्ताव रखें। प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। सेवाओं में घूस लेना गैर कानूनी कर दिया और घूसखोरों को बहुत कड़ी सजा दी। औरतों के पहनावे से पर्दा उठा दिया गया और पुरुष पुराने ढंग के कपड़े छोड़कर सूट पहनने लगे। कमाल पाशा यहीं नहीं रुके। इससे भी बड़ा सुधार ये था कि अरबी लिपि को हटाकर पूरे देश में रोमन लिपि की स्थापना की गई। कमाल खुद सड़कों पर जाकर रोमन वर्णमाला में तुर्की भाषा पढ़ाते। नतीजतन तुर्की संगठित होकर एक हो गया और अलगाव की भावना खत्म हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि कमाल पाशा ने मस्जिदों में अजान और नमाज के लिए भी अरबी की जगह
तुर्की भाषा को लागू करवा दिया था। इसके साथ ही कमाल ने तुर्की सेना को अत्यंत आधुनिक ढंग से संगठित किया। इस तरह तुर्क जाति आधुनिक बनी। सन 1948 के नवंबर महीने की 10 तारीख को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की मृत्यु हुई। तब तक आधुनिक तुर्की के निर्माता के रूप में उनका नाम हर कोई जान चुका था। उनका निजी जीवन भी मिसाल था। उनकी शादी लतीफ़ी उस्साकी से हुई, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने 13 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश की। इन 13 बच्चों में भी 12 लड़कियां और एक लड़का था। कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफ़ा कमाल पाशा को 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं में से एक माना जाता है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।